हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है हिंदी उपन्यास का उद्भव एवं विकास। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उपन्यास हिंदी गद्य की एक आधुनिक विधा है। इस विधा का हिंदी में प्रादुर्भाव अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव स्वरूप हुआ, लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि इससे पहले भारत में उपन्यास जैसी विधा थी ही नहीं। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि में अनेक नीति कथाएं और आख्यान मिलते हैं, जिनमें उपन्यास विधा के अनेक तत्व मिलते हैं, लेकिन हम उनको उपन्यास नहीं कह सकते। सच्चाई तो यह है कि इस विधा का उद्भव और विकास पहले यूरोप में हुआ, बाद में बांग्ला के माध्यम से यह विधा हिंदी साहित्य में आई। यह भी एक विचारणीय प्रश्न है कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे स्वीकार किया जाए। इस संदर्भ में विद्वान अनेक औपन्यासिक कृतियों पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु इंशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी तथा श्रद्धा राम फिलोरी कृत भाग्यवती आदि कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिन्हें हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। आज अधिकांश विद्वान लाला श्रीनिवास द्वारा कृत परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार करते हैं। हिंदी उपन्यास के विकास क्रम का अध्ययन करने के लिए इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, दूसरा प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास और तीसरा प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। अब हम एक एक करके इन तीनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। इस युग के उपन्यासों को हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। पहला, सामाजिक उपन्यास, दूसरा तिलस्मी तथा एयरी के उपन्यास, तीसरा जायसी उपन्यास, चौथा प्रेमाख्यात्मक उपन्यास और 5वां ऐतिहासिक उपन्यास। अब हम एक एक कर इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है सामाजिक उपन्यास। सामाजिक उपन्यासों में श्रद्धा राम फिलोरी का भाग्यवती सामाजिक समस्या को लेकर लिखा हुआ सबसे प्रथम मौलिक उपन्यास था। इसकी रचना 1877 में हुई थी। यह अपने समय के बहुत लोकप्रिय उपन्यासों में से था। श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु भी मौलिक सामाजिक उपन्यास है। बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी, किशोरी लाल गोस्वामी का हृदय हारिणी, लज्जाराम मेहता का परतंत्र लक्ष्मी, कार्तिक प्रसाद का दीनानाथ, राधा कृष्ण का निसहाय हिंदू, ये सभी अच्छे सामाजिक उपन्यास थे। कुछ और भी उपन्यास लिखे गए थे जिनमें सामाजिक कुरीतियों पर प्रकाश डाला गया था, परंतु उनमें उपदेश वृत्ति इतनी अधिक थी कि उपन्यास की रोचकता नष्ट हो जाती है। दूसरा है तिलस्मी तथा एयरी के उपन्यास। हिंदी में तिलस्मी और एरी का भाव फारसी कहानियों के अनुकरण से आया। सन 1991 में देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति नामक 2 उपन्यास लिखे। ये एरी की रचनाएं इतनी लोकप्रिय हुई कि जो हिंदी पढ़ना भी नहीं जानते थे, उन्हें केवल इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी पढ़ना सीखा।
इससे प्रभावित होकर अन्य उपन्यासकारों ने भी तिलस्मी और एरी का प्रयोग किया। तीसरा है जासूसी उपन्यास। हिंदी के उपन्यासकारों को जासूसी उपन्यास की प्रेरणा पश्चिम की पुलिस खोजों से भरे हुए उपन्यासों से प्राप्त हुई। इस शाखा के सबसे प्रमुख लेखक गोपाल राम गैमरी थे। इनके कथानक स्वाभाविक होते थे। जासूस की चोरी, जासूसों पर जासूस, किले के खून, खूनी खोज आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास थे। चौथा है प्रेमाख्यात्मक उपन्यास। सामाजिक उपन्यासों को छोड़कर अधिकांश सभी उपन्यासों का विषय प्रेम होता था। तिलस्मी और एरी के उपन्यासों में भी प्रेम के अतिरिक्त रूप के दर्शन होते हैं। इनके अतिरिक्त किशोरीलाल गोस्वामी ने भी लीलावती, चंद्रावती, तरुण तपस्विनी आदि उपन्यासों में भी प्रेम को आश्रय दिया है। पांचवा है ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यास भी इस युग में लिखे गए, परंतु उनमें ऐतिहासिक अनुसंधान के आधार पर राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के चित्रण का अभाव है। बृजनंदन सहाय ने लाल चीन जिससे गयासुबुद्दीन बलबन के एक गुलाम की कहानी लिखी। विश्व बंधुओं का वीरमणि, किशोर लाल गोस्वामी का राजकुमारी, तारा, चपला, लखनऊ की कब्र इस प्रकार के उपन्यास हैं। प्रेमचंद के पूर्ववर्ती उपन्यासों में औपन्यासिक तत्वों का अभाव था। अधिकांश उपन्यास घटना प्रधान, मनोरंजन के होते थे। फिर भी आगे के युग के लिए उपन्यास के पाठकों को तैयार करने का श्रेय इन्हीं उपन्यासों एवं उपन्यासकारों को जाता है। देवकीनंदन खत्री की व्यवहारिक भाषा को ही प्रेमचंद ने अपना आधार बनाया। अब हम जानते हैं प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास के बारे में। हिंदी उपन्यासकारों में प्रेमचंद अपनी महान प्रतिभा के कारण युग प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। सही मायनों में उन्होंने ही हिंदी उपन्यास शिल्प का विकास किया। उनके उपन्यासों में पहली बार सामान्य जनता की समस्याओं को कलात्मक अभिव्यक्ति मिली और जनजीवन का प्रामाणिक एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया गया। अपने महान उपन्यासों के कारण वह वास्तव में उपन्यास सम्राट की पदवी पाने के अधिकारी सिद्ध हुए। प्रेमचंद के उपन्यास राष्ट्रीय आंदोलन, कृषक समस्या, मानवतावाद, भारतीय संस्कृति, शोषण, विधवा विवाह, अमेल विवाह, दहेज प्रथा आदि विविध विषयों से संबंधित हैं। उन्होंने उपन्यास को तिलस्मी और प्रेमाख्यान की दलबदल से निकालकर मानव जीवन की दृढ़ नींव पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके उपन्यासों की कथा वस्तु कल्पना प्रसून न होकर मानव जीवन की वास्तविकता से ओतप्रोत है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि कोरा यथार्थवाद या कोरा आदर्शवाद जन कल्याण नहीं कर सकता। उनका साहित्य आदर्शोन्मुख यथार्थवादी ही रहा। प्रेमचंद ने हिंदी में 11 उपन्यास लिखे, जिनमें सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन और गोदान प्रमुख हैं। निर्मला में उन्होंने दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया है। कृषक जीवन की समस्याओं का यथार्थ चित्रण उन्होंने गोदान में किया है, जो उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा जाता है। प्रेमचंद युग के अन्य प्रतिभा संपन्न उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद, विशंबर नाथ कौशिक, बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन
और वृंदावन लाल वर्मा आदि प्रमुख हैं। जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने काव्य, नाटक के साथ साथ उपन्यासों की भी रचना की। उन्होंने कंकाल तथा तितली नामक 2 उपन्यासों की रचना की। इरावती नामक एक अधूरा उपन्यास भी उन्होंने लिखा, जिसे वह अपनी अकाल मृत्यु के कारण पूरा न कर सके। कंकाल उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। प्रसाद के उपन्यासों में नाटकीयता अधिक है, साथ ही भाषा का अलंकृत प्रयोग भी है। चित्रांकन उतना सूक्ष्म ही है जितना प्रेमचंद के उपन्यासों में दिखाई देता है। विशंबर नाथ कौशिक उपन्यास लेखक में प्रेमचंद जी के अनुयायी थे। उनके वर्णन, कथोपकथन, पात्रों का चरित्र चित्रण सभी कुछ प्रेमचंद के समान था, परंतु मन को आंदोलित करने की जितनी क्षमता कौशिक जी में है उतनी प्रेमचंद में नहीं। माँ और भिखारिणी इनके 2 उपन्यास हैं। बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन और चतुर सेन शास्त्री आदि उपन्यासकार प्रेमचंद युग के ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने केवल यथार्थ के नग्न चित्रण पर ही अपनी दृष्टि डाली। इनकी दृष्टि केवल वैश्यालय और मंदिरालयों के चारों ओर चक्कर लगाकर लौट जाती है। वृंदावन लाल वर्मा ने इस युग में हिंदी उपन्यास के एक विशेष अभाव की पूर्ति की। प्रेमचंद के पहले और बहुत से ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए, परंतु उनमें न लेखकों का ऐतिहासिक ज्ञान प्रकट होता था और न तात्कालीन चित्रण। ऐतिहासिक आवरण में केवल प्रेम कथाएं होती थी। वृंदावन लाल वर्मा ने गढ़कुंडार और विराट की पद्मिनी उपन्यास लिखकर इस दिशा को एक नया मोड़ दिया। भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा इस युग का महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसका व्यक्तित्व ढंग से बहुत सुंदर विवेचन किया गया है। प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी कुछ उपन्यास लिखे, जिनमें से प्रमुख है अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती और कुल्ली भाट। निराला के उपन्यासों में भावुकता और कलात्मकता का समावेश हुआ है। इसमें नारी समस्याओं का निरूपण प्रमुख रूप से हुआ है तथा शिल्प की दृष्टि से कोई नवीनता नहीं है। अब हम जानते हैं प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास के बारे में। सन 1936 के उपरांत प्रेमचंद के उत्तर युग में उपन्यास क्षेत्र में व्यक्ति के मनोविश्लेषण प्रवृत्ति बढ़ी। एक पात्र को विभिन्न परिस्थितियों में डालकर उसके हृदयगत भावों, प्रेरणाओं, रहस्यों का उद्घाटन और विश्लेषण करना ही उपन्यासकारों का उद्देश्य हो गया। इस काल के उपन्यासों को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है मनोवैज्ञानिक उपन्यास। इस नवीन धारा के प्रवर्तक श्री जैनेन्द्र जी ने परख, तपोभूमि, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र आदि उपन्यास लिखे हैं। इलाचंद्र जोशी ने कथा क्षेत्र में फ्रॉयड और एल्डर के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया है। प्रमुख उपन्यास है सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित जिप्सी और जहाज का पंछी। इन उपन्यासों में जोशी जी ने मानव की कुंठाओं एवं ग्रंथियों का सुंदर विश्लेषण किया है। अज्ञेय जी के प्रमुख उपन्यासों में शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप हैं। शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी का उपन्यास के क्षेत्र में एक नवीन प्रयोग है। कथा वस्तु की दृष्टि से ना उसमें कोई कथा है और ना घटनाओं का तारतम्य, इसलिए इसमें कोई मनोरंजन की सामग्री भी नहीं है। केवल व्यक्ति विशेष द्वारा
अतीत की घटनाओं का विश्लेषण मात्र है। दूसरा है सामाजिक उपन्यास। प्रेमचंदोत्तर युग में सामाजिक उपन्यास की परंपरा और सुदृढ़ हुई। इस युग के सामाजिक उपन्यासकार थे भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, यशपाल, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, भीष्म साहनी, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती आदि। टेढ़े मेढ़े रास्ते व भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अमृत और विष व नाच्यो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। अंधेरे बंद कमरे व अंतराल मोहन राकेश के उपन्यास है। सारा आकाश उपन्यास की रचना राजेंद्र यादव ने की। कमलेश्वर का प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास काली आंधी है। मनु भंडारी ने महाभोज, आपका बंटी आदि उपन्यासों की रचना की। कृष्णा सोबती का प्रमुख उपन्यास जिंदगी नामा है। अब हम जानते हैं आंचलिक उपन्यास के बारे में। आंचलिक उपन्यास में किसी क्षेत्र विशेष की संस्कृति का चित्रण किया जाता है। आंचलिक उपन्यासों के लेखन की परंपरा में फणीश्वर नाथ रेणु, शैलेश मटियानी और देवेंद्र सत्यार्थी का नाम प्रमुख रूप से आता है। फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल विशेष उल्लेखनीय है। मैला आंचल को हिंदी उपन्यास साहित्य का सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास कहा जा सकता है। शिव पूजन सहाय का देहाती दुनिया भी प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। बाबा बटेसर नाथ नागार्जुन का प्रमुख आंचलिक उपन्यास है। डॉक्टर रांगे राघव का कब तक पुकारूं, शैलेश मटियानी का हौलदार तथा राही मासूर रजा का आधा गांव, राम दरश मिश्र का पानी के प्राचीर भी आंचलिक उपन्यास है। चौथा है साम्यवादी उपन्यास। यशपाल ने पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अमित और झूठा सच आदि उपन्यासों में अपने मार्क्सवादी विचारों को अभिव्यक्ति दी है। झूठा सच देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित एक ऐसा उपन्यास है जिसमें तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों तथा इनका सफलतापूर्वक चित्रण हुआ है। इनके अतिरिक्त भैरव प्रसाद गुप्त ने मशाल, सती मैया का चौरा आदि उपन्यासों में मार्क्सवादी चेतना का निरूपण किया है। रामेश्वर शुक्ल अंचल ने चढ़ती धूप, उल्का, नई इमारत और मरु प्रदीप उपन्यास लिखे हैं। सामाजिक जीवन में परिवर्तन और क्रांति के लिए उनके उपन्यासों में विशेष प्रेरणा है। पांचवा है ऐतिहासिक उपन्यास। प्रेमचंदोत्तर युग में ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे गए, लेकिन इनकी संख्या अपेक्षाकृत कम है। ऐतिहासिक उपन्यासकारों में वृंदालाल वर्मा, निराला व हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम उल्लेखनीय है। वृंदालाल वर्मा ने तो इस युग में ऐतिहासिक उपन्यासों की झड़ी सी लगा दी। वृंदावन लाल वर्मा के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास हैं गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी व रानी लक्ष्मीबाई। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास बाल भट्ट की आत्मकथा भी प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। श्री राहुल सांकृत्यायन ने जय योद्धेव और सिंह सेनापति उपन्यासों में भारत के बहुत पुराने गणराज्यों की पृष्ठभूमि बनाकर कल्पित पात्रों का आश्रय लेकर ऐतिहासिक उपन्यास धारा को एक विशेष दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न किया है।
यशपाल का दिव्या भी ऐतिहासिक उपन्यास है। ऐतिहासिक वातावरण की दृष्टि में लेखक पर्याप्त सफल हुआ है। चतुरसेन शास्त्री की वैशाली की नगर वधू सर्वोत्तम ऐतिहासिक कृति है। इसमें छठा है प्रयोगशील उपन्यास। उपन्यास के क्षेत्र में कुछ अनूठे प्रयोग भी किए गए, जैसे धर्मवीर भारती ने अपने उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा में अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग कहानियों को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया है। गिरधर गोपाल ने चांदनी के खंडहर में केवल 24 घंटों की कथा को अपने उपन्यास का विषय बनाया है। 11 सपनों का देश एक ऐसा उपन्यास है जो अनेक लेखकों द्वारा लिखा गया। ठीक ऐसे ही 1 इंच मुस्कान उपन्यास राजेंद्र यादव व मनु भंडारी के द्वारा मिलकर लिखा गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के उपन्यास सोया हुआ जल में एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की जिंदगी का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आधुनिक युग बोध के उपन्यास। आज का समय उपन्यास आधुनिक योग बोध का उपन्यास है। यह उपन्यास औद्योगिकरण, शहरीकरण, आधुनिकता, बौद्धिकता व पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित है। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, नरेश मेहता, भीष्म साहनी आदि उपन्यासकारों के उपन्यास में यह युगबोध सरलता से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए राजकमल चौधरी का उपन्यास मरी हुई मछली समलैंगिक यौन सुख से लिप्त महिलाओं की कहानी है। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी उपन्यास आधुनिक जीवन पर सुंदर व्यंग्य है। इस प्रकार हिंदी उपन्यासों के प्रौढ़ युग में उपन्यासों के विषय का विस्तार हुआ और आज हिंदी उपन्यास लेखन के क्षेत्र में महिलाएं, युवा, वैज्ञानिक, पत्रकार और समाज के अन्य क्षेत्रों से आए हुए लेखक लेखिकाएं सक्रिय हैं। इस कारण हिंदी उपन्यास विधा का साहित्य में विशेष स्थान है। निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि अल्पकाल में ही हिंदी उपन्यास विधा ने पर्याप्त उन्नति की है। वर्तमान समय में हिंदी उपन्यास के कथ्य व शिल्प में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है, जो समय की मांग के अनुरूप उचित भी है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना हिंदी उपन्यास का उद्भव एवं विकास के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।